हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ हमारे इस चैनल पे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रेड 8 चैप्टर 7 पार्ट 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स जो उनको जरूरत है आदिवासियों को, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या क्या डेवलपमेंट की उन्हें जरूरत है। 50% डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस। 50% जो आदिवासी हैं इंडिया के, उन्हें माइंस वगैरह, जो कि हमें पता है कि फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा गोल्ड, सिल्वर, कोल, कॉपर, मिनरल जो भी है वो वही मिलता है और इसीलिए वहां एग्जिस्ट करते हैं आदिवासी, क्योंकि वो उनके जीने का जरिया है। अब वहां से अगर गवर्नमेंट को कुछ निकालना है तो ऑब्वियसली वहां से उन लोगों को हटाना पड़ेगा। जो वहां रहते हैं उन लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा और इसका ये इफेक्ट होता है कि वो कहीं और माइग्रेट करते हैं। 50% आदिवासियों को इस वजह से माइंस बनाने से, फोर्सफुली बोल दीजिए, कि वहां से हटाया जाता है बिना पेपर वर्क के, बिना किसी भी चीज के कि हमें यहाँ पे काम करना है, यहाँ से आपको हटना पड़ेगा। 79% फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नंबर है। 79% इस एरिया से, जहां ऑलरेडी हमने लास्ट वाले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था सबसे ज्यादा आदिवासी इसी एरिया में, यहीं से हटाया जा रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ, जैसे हम अगर नेशनल पार्क बनाते हैं, आगे आएगा नेशनल पार्क हो गया या माइंस की खुदाई, फैक्ट्रीज हो रही है, फैक्ट्रीज चल रही है, या फिर पहाड़ों की खुदाई हो रही है, वहां पे मार्बल्स के लिए, स्टोन्स के लिए, रॉक्स के लिए अलग अलग। तो क्या करना होगा? वहां के लोगों को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा इट मीन्स आदिवासियों को हटाना पड़ेगा, उन्हें वहां से जाना पड़ेगा। वहां से जाने का मतलब है, आप सोचिए अगर हम किसी जगह में बचपन से वहीं पले बड़े हैं, हमारी जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चली आ रही है, दादा नाना की, वो सब वहीं है, और हमें अचानक बोले कि प्लीज यहाँ से चले जाइए, हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री का कोई काम कर रहा है, तो कहीं और सेट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन में, कि एकदम से, क्योंकि आपकी वो जो जनरेशन है उसके बाद वाली जनरेशन तक का वो इफेक्ट होता है। इसीलिए ये लोग एजुकेटेड नहीं हो पाते। लिटरेसी रेट जो है इनकी बहुत ज्यादा डाउन है। फाइनेंशियली ये इतने ज्यादा वेल नहीं है। इन सब का ये बहुत बड़ा रीजन है, इन्हें माइग्रेट होना पड़ता है एक से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट, 54 नेशनल पार्क्स एंड 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ऐसे एरिया में आप वाइल्ड लाइफ बनाएंगे कहाँ? जहां पे फॉरेस्ट होगा, पेड़ पौधे होंगे, प्लांटेशन होगी, वहीं आदिवासी रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है, लोग आ रहे हैं शेर, बाघ, चीता देखने के लिए और बीच में वहां आदिवासी भी अपने तीर चला रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता। तो वहां से ऑब्वियसली उन्हें हटाना पड़ेगा। उनको हटाने का मतलब है उन्हें कहीं और भेजना। 1,09,652 किलोमीटर्स के एरिया से, जो टोटल बता रहा है हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और नेशनल पार्क का, वहां से उन्हें जाना पड़ता है, वहां से उन्हें भेजा गया है, हटाया गया। बहुत बड़ा एरिया है और उसका रीजन क्या है? नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, माइनिंग हो गई, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के लिए उन्हें वहां से हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वैसे ही नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वैसे ही जगह पे रहेंगे ना जो बहुत वेल्दी हो, वहां सब कुछ अवेलेबल हो इजीली, और वही गवर्नमेंट को या हमें हमें चाहिए होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, इसलिए उनको जाना पड़ता है। ठीक है। उनके साथ ऐसा, जब हम ये डेवलपमेंट का सोर्स हमारे लिए, अगर उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? दे हैव लूजेस देयर लाइवलीहुड, इवन शेल्टर, फूड, माइग्रेटेड टूवर्ड्स टाउन, लूजेस देयर इनकम, कस्टम एंड ट्रेडिशन। उनका जीने का जरिया खत्म हो गया, शेल्टर, घर जो उन्होंने बनाए वो नहीं बचे, माइग्रेट का हो रहे टाउन की तरफ, उनके जो कस्टम से ट्रेडिशन थे वो सब कुछ छूटता चला गया पीछे। अब मैं जहां रह रही हूँ, मान लीजिए मैं राजस्थान में हूँ, अब मैं मेरे बच्चों को कोई कल्चर सिखा रही हूँ राजस्थान से रिलेटेड, जो मैंने सीखे मेरे दादी नानी से, तो मैं उस एरिया में रह रही हूँ तभी बता रही हूँ ना, हाँ बच्चा यहाँ पे ये होता है, यहाँ ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं, ये ट्रेडिशन है, या गनगौर बनती है, या तीज बनती है। या केरला में जो रहेंगे, उड़ीसा में जो रहेंगे, वो साउथ
कि हम रंगोली बनाते हैं, हम चावल की रंगोली बनाते हैं, हम मांडना बनाते हैं, जो भी वॉटेवर, तो वो जो चीज़ थी वो दूसरी जगह माइग्रेट होते ही वो तो खत्म हो गई, वो क्या सिखाएंगे वहाँ? उन नए बच्चों को वो चीज़ें तो पता ही नहीं जो ऑलरेडी उनकी जो लास्ट जनरेशन या उनके जो फोर फादर्स थे वो करते थे, उनको कुछ भी नहीं पता। तो ये सब कुछ ट्रेडिशन, उनका कस्टम सब कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है। बट इसका भी आगे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करती है जस्टिस। कैसे करती है? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अगर उनको एग्जिस्ट में रखना है। तो धीरे धीरे जैसे संथाली जो लैंग्वेज है उनकी कहीं खोती चली जा रही है, नॉर्मल तो हम लोग कभी यूज ही नहीं कर रहे थे, फिर भी कई लोग जानते थे, वो पीछे छूटता चला जा रहा है। ये एक लैंग्वेज है इंडिया की, बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी लैंग्वेज है, तो वो किसी को भी नहीं पता चलेगा। अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या बताएंगे अगर हम उनको इस तरह से मार्जिनलाइज कर देंगे। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप में ए में 20 बच्चे हैं, ग्रुप बी में 50 बच्चे हैं, तो माइनॉरिटी मतलब न्यूमेरिकल कम कौन है? ग्रुप ए। ग्रुप बी नहीं है, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए वाला जो ग्रुप है वो बी वाला ग्रुप हमेशा उस पर प्रेशर डालेगा, उस ग्रुप को हमेशा वो अपने आप को सुपीरियर मानेगा और इसको सुपीरियर नहीं मानेगा। वो फोर्स करेगा तो इन पे करेगा, उनको पता है कि हम ज्यादा लोग हैं, पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, ऑफिसर्स लेवल पे आएंगे तो उनका ग्रुप ही ज्यादा होगा। मैं एक बात बता रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनेंगे तो उनके ग्रुप में जो लोग हैं वो ज्यादा बनेंगे, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये ऑलरेडी बहुत ही कम है, 10-15, तो 10-15 में एक आधा कोई ऑफिसर बन गया, यहाँ है 50-50 में से 15-20 बन गए, फर्क तो बहुत है। माइनॉरिटीज में जो लोग होते हैं उनको मार्जिनलाइज करना बहुत इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जो मेजॉरिटी में है। आई बात समझ में? नहीं तो एक और ऑप्शन देती हूँ। मान लीजिए कि बहुत सारे एक ग्रुप बैठा है, 4-5 लड़कों का ग्रुप बैठा है, यहाँ 20 लड़कों का ग्रुप बैठा है, तो वो मेजोरिटी में कौन है? 20 वाले, 4-5 वाले माइनॉरिटी में, तो वो उनको धमकाएंगे, मारेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि वो लोग ज्यादा हैं, इकट्ठे ग्रुप में ज्यादा लोग हैं और ये लोग कम है, ठीक है। मगर फिर भी गवर्नमेंट इसके लिए एक एक्शन लेती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? वो बोलता है कि इन्हें सेफ गार्ड नीडेड है, प्रोटेक्शन नीडेड है। सेफ गार्ड नीडेड है, प्रोटेक्शन नीडेड है। अगर वो जस्टिस चाहते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, केस फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ना तो उनके पास इतना इनकम होता है, इनकम का सोर्स है कि वो किसी लॉयर को हायर करें और सालों साल केस लड़ते रहें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद ही कुछ सॉल्व होगी। मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। 14.2% पॉपुलेशन है टोटल इंडिया में मुस्लिम्स की, 14.2%, सच अ स्मॉल पॉपुलेशन। ये लोग क्यों है माइनॉरिटीज में, मुस्लिम माइनॉरिटीज में क्यों है? मैं किसी एक अलग उस पर नहीं जा रही हूँ। जैसे पाकिस्तान में देखो तो हिंदू बहुत कम होंगे, इतना ही पॉपुलेशन हिंदू का होगा वहां पे, मगर यहाँ पे इसका रीजन क्या है कि हम इन्हें मार्जिन कर देते हैं? कई बार होता है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आप देखोगे किसी ब्राह्मण जा रहा है या बनिया जा रहा है या जैन जा रहे हैं या फिर गुप्ता जा रहे हैं, तो आपको कुछ डिफरेंस लगेगा? आप ये बोलोगे वो इंडियन है, आपको कुछ लगेगा? आपको पता चलेगा उनके गेटअप से, आपको पता चलेगा उनके रहने सहने से कि वो किसी और कस्टम को अपना, मतलब उनका रिलीजन, उनका कस्टम कुछ और है, नहीं पता चलेगा। बट मुस्लिम्स का पता चलता है इजीली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गेटअप। क्यों? क्योंकि वो एक, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई रहती है, लड़कियां होती है वो बुरके में होती है ब्लैक कलर की, उनकी मेहंदी का कलर किया हुआ होता है, वाइट गेटअप होता है जेंट्स का। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर वो दूसरे मंदिर में जाते हैं वहीं, सॉरी उसमें मस्जिद में जाते हैं, वहीं उनकी वर्शिप होती है, वहीं प्रेज होती है, तो ये कुछ चीजें हैं, उनके कुछ कस्टम्स हैं जो उनको अलग करती है इंडियंस। अब एक नॉर्मल ब्राह्मण जाता हुआ या आपको जैन जाता हुआ या गुप्ता जाता हुआ दिखेगा, तो आप उसको नहीं, उसको स्पेसिफाई कर सकते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। इन लोगों ने एक अलग अपना डिस्टेंस वैसे भी क्रिएट कर लिया है कि हम थोड़ा अलग रहें, तो वैसे सबके नजर में आते हैं। तो वो माइनॉरिटीज में इसलिए, उसका रीजन भी ये बहुत बड़ा है कि वो सब कुछ नजर में आते हैं कि ये एक जो कैटेगरी है वो मुस्लिम्स की है।
मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, मैं एक बात बता रही हूँ कि क्यों माइनॉरिटीज में ये आते हैं, उसका रीजन क्या है। ठीक है, अब 14.2% पॉपुलेशन है, अगर हम ये देखें इसका रीजन, एक और रीजन कुछ फैसिलिटीज है, एक लिटरेसी जो है इनकी कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ये भी अकॉर्डिंग टू जितनी फैमिलीज है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ज्यादा है मुस्लिम्स की, मगर उनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि हमारे है इसमें कि जो कच्चा हाउस या पक्का हाउस या इलेक्ट्रिसिटी या टैप वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सिख में आप देखेंगे, कुछ नोट कर लीजिएगा, 91% जो है उनके पास पक्का हाउस है सिख। किनकी में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। सिख में कितना है, 91%। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली अगर घर पक्का है उनका तो इलेक्ट्रिसिटी भी उनके पास ज़्यादा ही होगी, तो सिखों के पास ही इलेक्ट्रिसिटी वाली जो अवेलेबिलिटी है, जो फैसिलिटी है वो सबसे हायर है। टैप वाटर मतलब नल का पानी, जो पानी आ रहा है वो कहाँ है, 49% अगेन विथ सिख। तो सिख वाला, हाँ, सिख की जो कम्युनिटी है उनके पास पक्का हाउस 91, इलेक्ट्रिसिटी 896, टैप वाटर 49% हाईएस्ट है। अब मैं लोएस्ट की बात करती हूँ तो पक्का हाउस सबसे कम किसके पास है, 63% मुस्लिम, 63.8। इलेक्ट्रिसिटी किसके पास है सबसे कम, अगेन 67.5 मुस्लिम्स। टैप वाटर 35.8 मुस्लिम्स। पक्का हाउस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम है, फिर पानी भी कम है, ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी इलेक्ट्रिसिटी कम है वहां इनके घर है, तो उनकी पॉपुलेशन भी, अब ओवरऑल देखो उनके जो ऑफिसर्स होगा, एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो ऑफिसर्स कम ही बनेंगे ऑब्वियसली। तो अगर हम देखें कि मुस्लिम्स में पॉपुलेशन 13.5 है, आईएएस पे 3, आईपीएस पे 4, आईएफएस 1.8, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट 3.3, स्टेट पीएसयू 10.8, बैंक्स एंड आरबीआई 22। ह्यूज डिफरेंस। और भी कुछ मैं एक दो चीजें और बता देती हूँ, जैसे लिटरेसी रेट जैन्स का 86 है, जेएनयू में 86 है, हिंदूज का 63, मुस्लिम्स 57, क्रिश्चियन 74, सिख 67, बुद्धिस्ट 71। तो जैन जो है वो 86 हाईएस्ट पे है। एजुकेशन में, लिटरेसी में टोटल है अपना 74, हाईएस्ट है 86, लोएस्ट है हमारा मुस्लिम्स 57। बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण ये माइनॉरिटीज में आते हैं। एक और टॉपिक है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप, ये मैं छूट गया, वापस बताती हूँ। स्कूल फंक्शंस में आप देखेंगे कि बहुत सारी मूवीज में आप देखेंगे क्या होता है, आदिवासियों को कैसा दिखाया जाता है, हेड गियर पहने हुए, कलरफुल ड्रेस, और वो डांस कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं, कुछ साइंटिफिक, कुछ उनमें, आपको पहले भी मैंने बताया वो इंटेलिजेंट तो बहुत होते, बिना पढ़ाई के भी उन्हें नॉलेज होती है कि कौन से हर्ब, कौन सा पेड़, कौन सा पत्ता, कौन सा जानवर, कहाँ अंडरग्राउंड वाटर है, कहाँ मिनरल है, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। वैसे ही जैसे कि जंगल के जानवरों में होती है कि पानी वो कितने डिस्टेंस से सूंघ लेता है, बहुत दूर से उन्हें पता होता है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हेडगियर पहनते हैं या कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, वो डांस करते हुए अपन सोचते हैं वो बड़े एक्सोटिक से हैं, बैकवर्ड है, बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल गलत है। फॉरेस्ट जो है वो फुलफिल्ड है मिनरल से, बहुत सारे मिनरल से, गोल्ड से, सिल्वर से, एनिमल से, इन सब चीजों से, तो वो क्यों लाइक है ना, अपने आप को हम क्यों सोचे उनके लिए कि बहुत ज्यादा माइनर है। तो टोटल ये हमारा इसका, अच्छा अब इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, कंक्लूजन बच्चे ये निकलता है कि किसी को भी हमें मार्जिनलाइजेशन की तरफ नहीं धकेलना चाहिए, उन्हें भी ग्रो करने का, डेवलप होने का पूरे चांसेस देने चाहिए। जहां भी कमी लग रही है गवर्नमेंट को उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि उन्हें भी उतना ही राइट है, उतने ही राइट्स जितने हमें मिले हैं उनके पास भी हैं, उनको भी जस्टिस का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से है, वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक राइट्स एंड वी प्रोवाइड लॉट्स ऑफ जस्टिस टू देम एज वेल, मगर फिर भी कुछ स्टेप्स और लेने पड़ेंगे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।